हाँ ब्लॉग बना रहे हैं भाई। हाँ, नेपाल से हम। वेलकम टू नेपाल। तो चलिए आज करते हैं नेपाली ब्रेकफास्ट। तो भाई ये है नेपाली थाली। हाय गाइस, हम हैं बरेली से। एक बार सब तो भाई हम लोग पहुंच गए हैं काठमांडू और अभी हमने टैक्सी कर ली है। हमारे साथ है दीपेश और ये हमें ले जाएंगे हमारे होटल एल्ब्रुस होम। दोस्तों पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन से करीब 24 घंटे की जर्नी करके पहुंच गया रक्सौल और वहाँ से हमने ले लिया एक तांगा बॉर्डर क्रॉस करने के लिए और इसके बाद बॉर्डर से ही हमने नेपाली करेंसी भी ले ली। करीब 10 किलोमीटर की तांगे की जर्नी करने के बाद हम पहुंच गए बीरगंज और बीरगंज मार्केट से हमने खरीद लिया नेपाली सिम और नेपाली सिम खरीदने के बाद हम निकल गए बीरगंज टैक्सी स्टैंड के लिए। वहां से हमने लिया सुमो का टिकट। अब देखते हैं आगे। तो दोस्तों बीरगंज टैक्सी स्टैंड से हम लोग निकल चुके हैं और अब हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है काठमांडू के लिए। अभी फ़िलहाल हम चल रहे हैं मध्य प्रदेश में, जो कि प्रोविंस 2 पड़ता है। चलिए चलते हैं आगे। अपनी इस सुमो जीप यात्रा में करीब टोटल 6 घंटे लगने वाले हैं। बीच में हम नाश्ते के लिए रुकेंगे। करीब 140 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, जिसमें तराई क्षेत्र और थोड़ा बहुत हिली एरिया भी पड़ेगा। थोड़ी देर में हम लोग दूसरे प्रोविंस में एंटर करने वाले हैं, जिसका नाम है बागमती प्रोविंस। और इसके एक शहर में हम एंट्री लेंगे जिसका नाम है हेटोडा, और उसके बाद अलग अलग शहर आते जाएंगे और हम काठमांडू में एंटर कर जाएंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि जैसे अब इंडिया और नेपाल एक जैसा ही है, तो उसे तो हम विदेश कंट्री मानते ही नहीं। पर मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जब आप एंट्री करते हैं ना नेपाल में, तो क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहला, जैसे ही आप एंट्री करेंगे आपका मोबाइल काम करना बंद कर देगा। दूसरा, आपको ज़रूरत पड़ेगी करेंसी की, पैसा, जो कि नेपाली करेंसी होगी। हालांकि कहीं कहीं पर 100 रुपीज़ के नोट भी एक्सेप्ट किए जाते हैं, पर श्योर नहीं है। इसके अलावा अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो उसका भी अलग से इंटरनेशनल चार्जेस लगेगा। अब बात आती है लैंग्वेज की। तो नेपाल में नेपाली लैंग्वेज बोली जाती है और बहुत कम ही लोग हैं जो हिंदी बोल पाते हैं। समझ तो लेते हैं लेकिन बोलने में थोड़ी परेशानी आती है। और जो साइन बोर्ड्स होते हैं वो अधिकतर नेपाली लैंग्वेज में ही मिलेंगे, कुछ इंग्लिश में भी मिल सकते हैं। तो इस वजह से आपको कुछ समस्या आ सकती है। तो नेपाल की जो जियोग्राफिक लोकेशन है वो है एशियन कॉन्टिनेंट में, साउथ एशिया में। ये एक लैंडलॉक कंट्री है। बॉर्डर शेयरिंग की अगर हम बात करें तो नॉर्थ में तिब्बत चाइना से, और साउथ वेस्ट और ईस्ट में इंडिया से इसका बॉर्डर लगा हुआ है। इंडिया में स्पेसिफिकली उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल से इसका बॉर्डर लगा हुआ है। टोटल लैंड एरिया के हिसाब से नेपाल का नंबर है 93 और इसका टोटल एरिया है 1,47,515 स्क्वायर किलोमीटर। 2023 में हुई पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो है लगभग 2,96,00,000।
और 2008 से पहले तक नेपाल विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था। 2008 के बाद यहाँ के संविधान में बदलाव किया गया और ये राजशाही से लोकतंत्र में तब्दील हो गया। लेकिन कभी कभी नेपाल में राजशाही के लिए आंदोलन होने लगते हैं। दोस्तों, करीब 3 घंटे की जर्नी करने के बाद हम लोग रुके हैं यहाँ पर। इस होटल का नाम है आकांक्षा होटल। यहाँ पर होटल को ख्वाजा घर बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं बाहर। हाँ, ब्लॉग बना रहे हैं भाई। हाँ, नेपाल से हम। वेलकम टू नेपाल। वेलकम टू नेपाल हबीबी। हबीबी। वेलकम टू नेपाल हबीबी। तो भाई कुछ यहाँ मिलता है ऐसा नाश्ता, इसको बोलते हैं सेल रोटी, नूडल्स, पकौड़ी और एग। से नेपाल में इस तरह के होटल्स में दोनों तरह का ऑप्शन मिलता है, वेज और नॉन वेज, और एग के भी कुछ आइटम मिल सकते हैं। और यहाँ पर रखे हैं काले चने और उबले हुए आलू, उनको फ्राई कर दिया है। आपका क्या नाम है? कृष्णा। कृष्णा। तो ये भाई साहब हमें मिले, कृष्णा जी। इन्होंने बहुत सारी जानकारी दी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये है नेपाली थाली, और आप देख सकते हैं, मुझे तो पता नहीं है, भाई साहब बताएंगे क्या क्या है। उड़द का दाल है, ये उड़द का दाल है, ये सरसों का साग, ये राई का साग है। ये राई के पत्तों का। हाँ, राई का पत्ता। अच्छा अच्छा। और ये आपका ये आलू फ्राई है। आलू फ्राई, अचार है। अचार है, आलू का अचार है। आलू का ये मूली आलू मूली आलू, और ये सब्जी हो गया। खाइए, चलिए, आप भी ऐसे ही खाइए। धन्यवाद। ये सेल रोटी है और बीच में आलू है, आलू के गट्टे हैं। इसमें भाई हमने ऑर्डर किया है आलू के, ये आलू फ्राई, अरे चना पकौड़ा, हमारे यहाँ पकौड़ा या भाजी बोलते हैं, चटनी। तो अभी जिस रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया तो वहाँ पर कुछ बच्चे हमें दिख गए, तो हमारे पास कुछ टॉफ़ियाँ रखी हुई थी, तो अभी हम उनको दे रहे हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। ये एक बच्चा मिला, इसको भी दे देते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो भाई आपको बाद में बताऊंगा कि हम लोगों ने कितने का खाया और कौन कौन से आइटम कितने रुपए के थे। अभी चलते हैं। खाना वगैरह खा लिया और अब ये साइड में एक दुकान लगी हुई है, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, मूंगफली, ऑरेंज, और ये कुछ अजीब सा फल है, पता नहीं क्या है ये, कोई आएगा तो पूछता हूँ। ये लेमन होगा। ये मिर्ची का ना एक खासियत ये होता है, ये मिर्ची खाने से आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं नहीं होता। होती। ओके। बाकी मिर्ची से होता है, इससे नहीं होता। अच्छा अच्छा। इसको ये यहाँ क्या पे है? इसको क्या बोलते हैं? इसको यहाँ पे बोलते हैं लपसी बोलते हैं इसको। तो क्या है ये, खट्टा है मीठा ये है? खट्टा होता है, अचार बनता है इसका। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ करौंदा होता है। इसका क्या होता है, ये बाहर का लेयर को ना क्या करते हैं, इसको उबाल के बाहर के लेयर को इसको निकाल देते हैं, सुखा के इसको वो पाउडर बना के रखते हैं। ओके। जो आप लोग का अमचूर होता है ना, उस टाइप का हाँ, बन जाता है। ओके। और फिर वो सब्जी में यूज होता होगा, सब्जी में, मसाले की अचार तरह। में यूज करते हैं। जैसे आलू के जो खाया था वो अभी। बनाता है, हाँ, हाँ, उस टाइप में उसमें। डालते हैं। जो अंदर वाला है वो ऐसे करके डब्बा में रखते हैं, बाद में वो खाने में आता अच्छा, है। ये जो इसमें सिरका यूज कर रहे हैं इसमें? इसमें कुछ नहीं, खाली पानी वाला होता है ये। अच्छा, पानी में है ये? पानी में होता जैसे है। हमारे यहाँ सिरका यूज करते हैं हम। नहीं, ये पानी में होता है। इसका ये अच्छा ये होता है, ये खाने में तो बहुत तीखी होता है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। ओके। अच्छा। जैसे इनकी होता है- डाइजेस्टिव डाइजेस्ट है। एकदम, जो हम नॉर्मल मिर्ची खाते हैं वो खाते तो बाथरूम हाँ। टॉयलेट जाने में भी वो होता है, परेशानी होती है। परेशानी होता है। इसका नहीं होता है। अच्छा। तो भाई चलते हैं, अभी चलने का टाइम हो गया है। तो दोस्तों, अगर आप इस रास्ते पे आते हैं तो आपको हर तरह की सीन देखने को मिलेंगे। सड़क पे धूल भी मिलेगी, सुंदर सीनरी भी मिलेगी,
कभी कभी आप रिवर बेड के सहारे से निकलेंगे। ये बहुत तगड़ा सुनने लगा रे। लेकिन बरसात के दिनों में आपको थोड़ा ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी लैंडस्लाइड हो जाता है तो रास्ते बंद हो जाते हैं। क्योंकि ये वन वे है तो थोड़ी समस्या बीच में आती है, बाकी तो पूरे साल ये रास्ता अच्छा चलता है। अगर कोई लैंडस्लाइड या कुछ हो जाता है तो फिर अल्टरनेटिव रास्ता है, वहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं, यात्राएं नहीं रुकती हैं। कुछ समय के लिए रास्ता बंद हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिए। वैसे इस रास्ते पर और भी ट्रांसपोर्टेशन चलते हैं, जैसे सीएनजी के ट्रैवलर्स चलते हैं और मिनी बस भी चलती हैं। तो इस तरह से ये रूट पूरे साल चलता रहता है। क्योंकि नेपाल एक ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रेन रूट डेवलप नहीं हुआ है। केवल एक ही ट्रैक है जो कि इंडिया से नेपाल आता है, वो भी बहुत ज़्यादा अंदर नेपाल में नहीं आता है। तो इसलिए सारी डिपेंडेंसी एयर रूट और रोड ट्रांसपोर्टेशन पर ही रहती है। इसी तरह हमें बीच में छोटे छोटे गांव पड़ रहे हैं, जैसे कि हमारे भारत में हिमाचल और उत्तराखंड में हम जाते हैं, तो कुछ कुछ रास्ते उसी तरह के हैं। तो मौसम साफ़ है, इसलिए हमें पीछे की तरफ देखिए स्नो कैप माउंटेन दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कम ही दिखाई देता है यहाँ से, फिर भी हमें दिखाई दिया। अभी थोड़ा सा प्लेन एरिया आ गया, तो अभी हम काठमांडू की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है काठमांडू वैली। तो दोस्तों काठमांडू पहुंच गए हैं और ये हमारे ड्राइवर साहब सुनो के लेकर आए हैं और पीछे हमारे ये जो यात्री हैं और हमारे ठेकेदार साहब। हाय गाइस, हम हैं बरेली से। एक बार सब अपने आप बता दो। हेलो, मैं कृष्णा नेपाल से। आ जाइए। तो भाई फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं काठमांडू और इस जगह को बोलते हैं बाल्को चौक। वो सामने ये एक बड़ा सा चौक दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये सारी जो सुमो होती हैं, ये यहाँ पर एक स्टैंड बना हुआ है। यहाँ से आपको सुमो मिलती है और यहीं आपको ड्रॉप करती हैं वीरगंज से। तो ये करीब 6.5 घंटे हमको लगे। तो भाई पहले ही आपने देखा कि वीरगंज से ही मैंने सिम डाल लिया था, तो कुछ ऐप मैंने डाउनलोड कर ली थी। तो पथाओ ऐप से मैंने अभी टैक्सी मंगाई है। तो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर अपनी टैक्सी आने का। तब तक जो हमारे साथी हैं उनसे मिल लेते हैं, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलिए, हाँ, आपका यहाँ स्टे बहुत बढ़िया है। इसी में आ जाए, इसी में फ़ोटो निकल जाता है। फोटो आ जाता है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। तो भाई जब तक टैक्सी आती है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे 2 टैक्सी ऐप फेमस हैं। पहली है पथाओ ऐप जो यहाँ की लोकल ऐप है, दूसरी है InDrive जो कि इंडिया में भी आप देख सकते हैं पॉपुलर है। तो फ़िलहाल अभी हम पथाओ ऐप से जो हमने राइड बुक की है उसका वेट कर रहे हैं। तो फाइनली अपनी टैक्सी आ गई है और अल्टो गाड़ी है, काफ़ी सजा रखा है। तो चलिए चलते हैं। तो भाई हम लोग पहुंच गए हैं काठमांडू और अभी हमने टैक्सी कर ली है। हमारे साथ है दीपेश और ये हमें ले जाएंगे हमारे होटल।
एल्ब्रुस होम। तो दोस्तों काठमांडू में आपका स्वागत है और ये देखिए यहाँ की पहली झलक। हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं और थोड़ा सा सनलाइट निकली हुई है तो काफ़ी मज़ा आ रहा है और थोड़ी फ्रेश एयर लग रही है। अभी हो सकता है शहर के अंदर जाके दूसरी फीलिंग आए। तो दोस्तों काठमांडू शहर की बात की जाए तो ये यहाँ की लार्जेस्ट और कैपिटल सिटी है। यहाँ करीब 16 लाख लोग रहते हैं, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ सबसे घनी आबादी वाला शहर है। बागमती नदी के तट पर बसा यह शहर विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक है। इसके साथ साथ इसको वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी शामिल किया जा चुका है। काठमांडू शहर के अंदर ही 7 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स पड़ती हैं। तो भाई टैक्सी में आपको यहाँ पे मिलेगी मारुति और कुछ ऑल्टो गाड़ियाँ जो टैक्सी में ज़्यादातर चल रही हैं। हुंडई की इयॉन भी आप देख सकते हो, इस तरह का है। और यहाँ पे ऑटो नहीं मिलेंगे आप, और रिक्शा भी नहीं है, तो प्राइवेट टैक्सी या बस। और अगर अदर सिटी से आप आ रहे हो तो सूमो शेयर्ड जीप मिल जाएगी आपको। तो ये आपको देखने वाली बात है। जब आप यहाँ पर आते हैं तो माइंड मेकअप करके आएँ। ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा महंगा है और दूसरी बात यहाँ पर ओला, उबर और रैपिडो वगैरह नहीं चलती है। बाइक टैक्सी के लिए पथाओ और इनड्राइव वगैरह ऐप्स चलती हैं। जो ये लोकल ऐप्स हैं वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा लोकल सिम यहाँ से ख़रीद सकते हैं, बॉर्डर से या किसी भी दुकान से ले सकते हैं। ऑन द स्पॉट चालू हो जाता है। और अभी चलते हैं फ़िलहाल अपने होटल की तरफ, फिर मिलते हैं। और आप देख सकते हैं काठमांडू वैली चारों तरफ से पहाड़ी से घिरी हुई है, इसलिए यहाँ मौसम भी अच्छा रहता है। तो भाई अभी हम शहर के अंदर आ चुके हैं और कहीं कहीं पर अच्छे खासा ट्रैफिक भी है। तो कुछ ऐसा ही लग रहा है जैसे अपना दिल्ली शहर। तो दोस्तों फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं अपने होटल। अभी के लिए लेते हैं आपसे विदा और देखते रहिए ट्रैवलहॉलिक योगी। और अगले पार्ट में हम आपको दिखाएंगे कि हमने काठमांडू में आधे दिन क्या किया।